स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शुरू किया था। उसमें जो आपको मैंने इनर टू लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था कि कौन सी संकुल अक्रिय होते हैं और कौन सी संकुल चंचल होते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो देखो संकुल आपको मालूम है बच्चों किससे मिलकर बना होता है, मेटल से और लिगेंड से। जैसे सपोज ये है कोई कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया, तो यानी हम वो सारे फैक्टर्स लेंगे जो कि मेटल से संबंधित हो, नंबर 1। नंबर 2 वो फैक्टर्स जो कि लिगेंड से संबंधित हो, राइट। नंबर 3 हम लेंगे फैक्टर्स रिलेटेड विद एनवायरमेंट, यानी टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, पीएच। देन नंबर 4 हम लेंगे सॉल्वेंट से रिलेटेड फैक्टर, एंड नंबर 5 में कोई अदर और फैक्टर्स कह रहे हो तो वो, राइट। सो वी कैन इजीली क्लासिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन 5 पार्ट। ओके, हम इसको 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, है ना। टोटल 5 फैक्टर हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज द नेचर ऑफ मेटल आयन, यानी धातु आयन की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल आयन। देन नंबर 2 आप समझ गए कि कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट क्या हो गया, लिगेंड, दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड की प्रकृति पे संबंधित है। नंबर 3 नेचर ऑफ एनवायरमेंट, नेचर ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि आपकी जो चारों तरफ पर्यावरण है, टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी प्रकृति। देन नंबर 4 फैक्टर इज द सॉल्वेंट, जो आपका विलायक है वो किस तरह का है और कैसे वो स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। एंड द लास्ट हम कुछ छोटे छोटे और भी लेंगे, वो लेंगे मिसैलेनियस के अंदर तक। ओके, विविध, मिसैलेनियस मींस विविध छोटे छोटे कारक। ओके, तो एक ही कारक हम डिसाइड कर इसमें पूरा डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेचर ऑफ मेटल आयन, है ना। आप टॉपिक को समझिए। टॉपिक क्या था हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी वो कौन कौन से कारक हैं जो कि संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि संकुल मेटल और लिगेंड से मिला है, इसका मतलब लिगेंड से मेटल से संबंधित कारक, नंबर 2 लिगेंड से संबंधित कारक, नंबर 3 उसके चारों तरफ के पर्यावरण से संबंधित कारक, एंड नंबर 4 सॉल्वेंट से संबंधित कारक, और इसके अलावा और भी कोई छोटे विविध कारक होंगे वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज हम केवल डिस्कस करेंगे द फैक्टर्स रिलेटेड विद द नेचर ऑफ मेटल आयन। ओके, तो इसको आप फर्दर डिवाइड कर दीजिएगा। नंबर 1 इसका ये लीजिएगा, दैट इज चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन, है ना। चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन, यानी धातु पर आवेश और उसका आकार। नंबर 2 इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण धातु आयन का, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण धातु आयन का। नंबर 3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन, यानी कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, देन नंबर 4 इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, CFSE, and number 5 is the electronegativity of metal ion, धातु की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। ओके बच्चों, तो एक बार मैंने आपको बहुत ही समझ में बताया कि हम फैक्टर्स को किस किस के अंदर लेंगे। फैक्टर्स को हमने अलग अलग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, और आज हम जो लेंगे वो है केवल फैक्टर्स विच आर रिलेटेड विद द नेचर ऑफ मेटल आयन, धातु की प्रकृति से संबंधित जो फैक्टर्स है उसमें सबसे पहले हम लेंगे चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण धातु आयन का,
नंबर 3 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल आयन, यानी जो धातु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नंबर 4 पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। एंड नंबर 5 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी, देखिएगा बच्चों, चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन, है ना। तो आप नोट करिएगा, हम ले रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसमें केवल आज हम शुरू करें फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल आयन, यानी धातु से संबंधित जो कारक है वो हम ले रहे हैं। और उसमें जो सबसे पहला कारक है वो है चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन, यानी धातु पर आवेश और उसका आकार। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयन। ओके, आपको पता है, वी नो द टर्म आयनिक पोटेंशियल, आयनिक विभव, है ना, आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल। फाइंड इज द थिंग, दिस इज द चार्ज ऑन मेटल आयन, धातु पर आवेश अपॉन साइज ऑफ मेटल आयन, यानी धातु का आकार, है ना। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, आवेश और आकार का रेशियो होता है, राइट। और ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी मेटल पे जितना ज्यादा आवेश होगा, ओके बच्चों, जितना ज्यादा आवेश होगा वो क्या करेगी, लिगेंड को उतना ही अच्छे से अट्रैक्ट करेगी, है ना। और जितना अच्छे से वो लिगेंड को अट्रैक्ट करेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मैंने वर्ड क्या बोला, देखो ध्यान से सुनते जाना, जितना ज्यादा मेटल पर आवेश होगा, संकुल का स्थायित्व भी उतना ही ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट आ जाइए, साइज ऑफ मेटल आयन। आपको पता है कि जितना छोटा मेटल का आकार होगा, लिगेंड उसके उतना क्लोजर होगा और उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगे। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि अगर हम साइज को देखें तो ये लिख लीजिए कि स्टेबिलिटी यानी कि स्थायित्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कैसे देखिएगा, जितना छोटा आकार उतना ज्यादा स्थायित्व। यानी कुल मिला के मैं कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना छोटा आकार होगा, उतना ज्यादा फाई होगा और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उतना ही ज्यादा उसका स्थायित्व होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे रही हूँ। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल लें चार्ज का, तो आप ये देखिएगा कि अगर हम ये लेते हैं लिथियम है, ओके, देन बेरिलियम। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि लिथियम और बेरिलियम, आप दो चीज नोट करना है ध्यान से। स्कैन में मैंने देखा बच्चों, लिथियम और बेरिलियम, लेकिन इसमें भी फिर मैं सब पॉइंट ले रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये ए पॉइंट है ना, लिथियम और बेरिलियम लिया, आप क्या नोट करेंगे कि लिथियम के बाद वाले पीरियड में बेरिलियम आता है ना। तो आप क्या कहोगे कि बेरिलियम का आकार छोटा है ना भाई, क्योंकि वो पीरियड में आ गया है। दूसरी बात, उसके ऊपर आवेश भी ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि लिथियम के बाद बेरिलियम आ रहा है, उसके ऊपर +2 चार्ज है। यानी मैं कहूंगी कि बेरिलियम का जो फाई है, उसका जो आयनिक पोटेंशियल है वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है और उसका आकार छोटा है। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि बेरिलियम जो +2 संकुल है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, उसका स्थायित्व भी ज्यादा होगा। यही कारण है कि अगर हम कंपेयर करें लिथियम का यह हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स और बेरिलियम का यह हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। बेरिलियम वाले संकुल की जो स्थायित्व होगा वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। गॉट इट? अब आप आ जाइए, ये आपने एक एग्जांपल ले लिया लिथियम बेरिलियम का। अब सेकेंड एग्जांपल लीजिएगा, उसमें आप लीजिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। आप देखो सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। अगर मैं इनके हाइड्रोक्साइड लेती हूँ, नोट करिएगा, तो ये सब पे प्लस चार्ज आ गया है ना। देखो आप सब पे क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब आप ध्यान से खुद ही नोट करें और खुद ही मुझे बताएं कि व्हाट विल हैपन। नंबर 1 थिंग, चार्ज ऑफ ऑल दिस मेटल आर सिमिलर। सबका आवेश समान है, बिकॉज दोनों सारी की सारी ऑल मेटल्स आर एल्कली अर्थ मेटल्स हैविंग 2+ चार्ज। ओके, so what is the difference? Difference is of size. When we move
डाउन इन ग्रुप, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है ना। इसका मतलब इसका आकार सबसे छोटा है, राइट। और आपको पता है जितना छोटा आकार होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, इधर की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वाई? क्योंकि इनका आकार बहुत ही छोटा है, क्योंकि साइज इज इंक्रीजिंग इन दिस ऑर्डर, है ना। जो साइज है वो इस ऑर्डर में बढ़ रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी। क्लियर है बोलो, है ना। अब आप यहाँ पे एक बात, अगर हम देखें स्टेबिलिटी का पैरामीटर, तो अगर हम इसकी लॉग बीटा की वैल्यू देखें, है ना, तो लॉग बीटा की वैल्यू इधर बढ़ती है। यानी कहने का मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए लॉग बीटा की वैल्यू मैक्सिमम है और इस कॉम्प्लेक्स के लिए लॉग बीटा की वैल्यू कम है। आपको पता होगा बीटा मैंने आपको बताया था, दिस इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी समग्र स्थायित्व स्थिरांक होता है। जिसके लिए लॉग बीटा का मान ज्यादा होता है उसका स्थायित्व भी ज्यादा होता है। ओके, तो ये मैंने आपको दिया सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फैक्टर, राइट। नाउ वी कम टू द थर्ड एग्जाम्पल इन द सेम ग्रुप। इसी के अंदर अपन तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो लीजिए आप आयरन और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस, राइट। वी नो दैट आयरन एंड कोबाल्ट and many other transition metals exhibit variable oxidation state, वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। तो आप बता सकते हैं दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस। आप इसमें लिखिए, ये हो गया आपका सी पार्ट। दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। अब देखिएगा, हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, तो इसमें कॉम्प्लेक्स में -3 चार्ज आ गया। एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा 4। ओके, तो आप बताएंगे विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस, है ना, बिकॉज हियर द चार्ज ऑन आयरन इज +3 एंड हेंस इट इज मोर स्टेबल, राइट। अगर हम इनकी लॉग बीटा की वैल्यू देखें तो इस कॉम्प्लेक्स की ज्यादा होगी और इसकी कम। मैंने अभी भी आपको बताया था लॉग बीटा इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ओके, तो जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो इसका ज्यादा होता है और इसलिए ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये मैंने आपको थर्ड एग्जांपल बता दिया रिलेटेड टू दिस फैक्टर। नाउ वी कम टू द फोर्थ एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। ओके, आप देखो, अगर ट्रांजिशन सीरीज देखो, अगर मैं स्टार्ट करती हूं मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो जैसे जैसे आप ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं, ओके, आप क्या देखते हैं कि इनका साइज कम होता जा रहा है, साइज डिक्रीजेस। देखो मैं डिक्रीजेस पर लिख रही हूँ इन दिस ऑर्डर, है ना, कि इनका आकार कम होता जाता है एक ट्रांजिशन सीरीज में, क्योंकि आकार कम होता जाता है, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। ध्यान से, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। दिस इज नोन एज इरविन विलियम सीरीज, इरविन विलियम सीरीज ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्थायित्व का इरविन विलियम क्रम कहलाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी जो स्थायित्व है उसका प्राकृतिक क्रम। ओके, तो कुल मिलाकर हमने फैक्टर्स रिलेटेड विद मेटल आयन शुरू किया। उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिया चार्ज एंड साइज ऑन मेटल आयन, और हमने ये देखा कि जितना ज्यादा मेटल पर चार्ज होगा, आवेश होगा, जितना ज्यादा उसका छोटा आकार होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। इसके मैंने वेरियस एग्जांपल्स आपको दे दिए जिससे आपको ये क्लियर हो। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड फैक्टर ऑफ मेटल आयन, जैसे कि मैंने अभी भी लिखा था। एंड सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी धातु का इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन। ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही गुण धातु का आयन का। ओके, तो इसमें अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, यानी कठोर तथा मृदु, अम्ल और क्षार। उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्नेट, चैट एंड डेविस,
कौन? अर्लेन चैट एंड डेविस नाम के जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, दे हैव डिवाइडेड मेटल्स इन 2 कैटेगरीज, क्लास ए मेटल एंड क्लास बी मेटल। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा, जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस वाला है, उसका शायद सेकंड लेक्चर है ये, कठोर तथा मृदु, अम्ल और क्षार वाला, उसमें मैंने बताया था कि अर्लेन एंड चैट एंड डेविस डिवाइडेड मेटल्स इन 2 कैटेगरीज, क्लास ए मेटल एंड क्लास बी मेटल। ओके, सिमिलरली ही डिवाइडेड लिगेंड्स इन क्लास ए लिगेंड्स एंड क्लास बी लिगेंड्स। ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त मैंने आपको बहुत डेप्थ में ये चैप्टर पढ़ाया था, है ना। तो क्लास ए मेटल की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ दे देती हूँ, जैसे कि सपोज हो गया कोबाल्ट +3, आयरन +3, ये सारे क्या थे? क्लास ए की मेटल थी, है ना, वर्ग ए की धातुएं थी। इसी तरह से अगर आप क्लास बी में लेते हैं तो पैलेडियम +2, ओके, इसके अलावा प्लेटिनम +2, ये सारी जो धातुएं हैं ये आपकी आती है इसमें क्लास बी मेटल्स में। ओके, क्लास ए के लिगेंड्स में थे, इन विच लिगेंड्स आर हैविंग द डोनर एटम्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनमें दाता परमाणु फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, और ये वो थे क्लास बी जिसमें दाता परमाणु सल्फर और फास्फोरस हो। एक बार आप इस बात को फिर से समाप्त कर लीजिए, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। क्या था पॉइंट हमारा कि अर्लेन चैट एंड डेविस divided the metals in 2 categories, class A metal and class B metals. Similarly, he divided the ligands in 2 categories, class A ligands and class B ligands. है ना, क्लास A की मेटल के कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, क्लास B की मेटल्स के लिए कुछ एग्जांपल्स है, और क्लास A के लिगेंड वो है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, डोनर एटम, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और जिसके अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, जैसे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ रहा है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आ रहा है, तो वो हो गए आपके क्लास बी के लिगेंड। ओके, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रही हूँ अपनी बात, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है तब भी आप इसको दोबारा सुनिए। क्या कि क्लास ए की मेटल, है ना, क्लास ए के लिगेंड के साथ और क्लास बी की मेटल क्लास बी के लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है। ध्यान से सुनिएगा वर्ड, इन साइंटिस्ट ने क्या बात किया? Class A metals forms stable complex with class A ligands and class B metals forms stable complex with class B ligands which are having sulfur phosphorus donor atom। इसके अलावा कार्बोनाइड, साइनाइड, ये सब किसमें आएंगे? क्लास B के लिगेंड्स में। ओके, अब आप इसमें जो बात है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप देखें कोबाल्ट +3, आयरन +3, तो आप क्या नोट करेंगे कि जो क्लास ए की जो मेटल होती है वो जनरली स्मॉल साइज की होती है, जिसमें चार्ज ज्यादा होता है और वो आसानी से ध्रुवित नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। नोट करके लिखना, वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये बात आप अंडरलाइन करके लिखें कि जनरली इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं जनरली। ओके, और क्लास ए के जो लिगेंड है इनके पास में फील्ड पी ऑर्बिटल्स है। नोट करना, कैसे फील्ड पी ऑर्बिटल्स? देखो बच्चों, अगर आप फ्लोरीन लेते तो फ्लोराइड हो गया, फील्ड पी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड है तो फील्ड पी ऑर्बिटल है ना, इनके पी ऑर्बिटल पूरी तरह भरी हुई है ना। तो आप क्या देखोगे कि इसकी फील्ड ऑर्बिटल इसकी वेकेंट के साथ ओवरलैप करके आराम से पाई बॉन्डिंग कर लेती है। इसका डायग्राम मैं भी बनाऊंगी, पहले आप ये देख लीजिए। अगर आप क्लास बी की मेटल्स देखेंगे तो आप क्या नोट करेंगे, बताइएगा? दीज मेटल्स आर ऑफ लेसर चार्ज, इनके ऊपर आवेश कम होता है, ये आसानी से ध्रुवित हो जाती है, हेंस दीज आर नोन एज सॉफ्ट। ओके, और इसलिए मृदु कहलाती है, या हम ये कह सकते हैं कि इनमें डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी मोर जनरली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनके पास डी कक्षक जनरली भरे होते हैं या डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत होती है, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एंड इट इज जनरली
these metals are having filled d orbital, right? अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आप सल्फर और फास्फोरस के देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि इनके पास में क्या है बताइएगा, वेकेंट d ऑर्बिटल है। क्या है? वेकेंट d ऑर्बिटल होती है इनके पास। और अगर आप CO, साइनाइड एक्सेट्रा ले रहे हैं तो आप कहेंगे कि इनके पास में वेकेंट पाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। ध्यान से सुनिएगा, फास्फोरस एंड सल्फर जो लिगेंड्स होते हैं उनके पास में खाली डी कक्षक होते हैं, और कार्बोनाइड के पास में खाली पाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है। तो आप समझ गए बच्चों क्या, कि इधर ये वेकेंट, इधर ये फील्ड आराम से ओवरलैप कर लेगी साइड वाइज, एंड दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, इनके पास में है फिल्ड डी ऑर्बिटल और इनके पास में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल या वेकेंट पाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये आराम से ओवरलैप करके पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। ओके, तो आई विल शो दिस इन डायग्राम टू यू। मैं आपको इसको डायग्राम में अच्छे से बता देती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ किसका, क्लास ए मैटर का क्लास ए के लिगेंड के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। ओके, तो क्लास ए की मैटर सपोज कोई है, उसके पास में क्या है, ये d ऑर्बिटल है। ओके, मैं चौक चेंज कर लेती हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। ये कोई d ऑर्बिटल है। ओके, और ये सपोज मैंने मान लिया ये फ्लोराइड है, सपोज एक मिनट के लिए, है ना। तो ये फ्लोराइड की देखो आप बनी हुई p ऑर्बिटल हो गई। दिस इज द फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोराइड। ये सिग्मा बॉन्ड पहले ही बन चुका है इनके बीच में। ओके, ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, एंड दिस इज द फील्ड p orbital of fluoride. This is the vacant d orbital of metal, right? तो what will happen? ये vacant और ये फील्ड है, देखो मैंने शेड से बताया फील्ड वाले को, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। ओके, तो आप समझ गए कि ये क्लास ए की मैटर है और ये क्लास ए का लिगेंड है। बात समझ में आ गई? तो क्लास ए की मेटल क्लास ए के लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रही है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, राइट। सिमिलरली मैं आप सेकंड कैटेगरी आपको दूंगी, क्लास बी की मेटल का क्लास बी की लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग, राइट। ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से लिख देती हूँ, पैलेडिनियम 2 एंड पैलेडिनियम 2। ओके, फिर तो अब आप देखिएगा ये कॉम्बिनेशन में किस तरह से बना रही हूं। सिंस दीज मेटल्स दैट दीज आर द क्लास बी मेटल्स, ओके, दीज आर हैविंग फील्ड डी ऑर्बिटल, इनके पास भरे हुए डी कक्षक है। तो देखो क्योंकि भरे हुए हैं इसलिए मैं इनमें शेडिंग डाल रही हूं ताकि इस तरह से रिप्रेजेंट हो कि दीज ऑर्बिटल्स आर फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ओके, नाउ अब इसमें सपोज लिगेंड में ले रही हूं आपका सल्फर, है ना। क्या लिया मैंने, सल्फर या सपोज फास्फोरस ले लिया, तो आपको पता है फास्फोरस के पास भी डी ऑर्बिटल है, राइट। तो उसने इसके साथ ऐसे ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया, बट दिस डी ऑर्बिटल इज वेकेंट, क्या है, खाली है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एक्सेप्टर टाइप लिगेंड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रहे हैं। ओके, तो आप यहां देखेंगे क्या, हियर द मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, क्योंकि मेटल लिगेंड को दे रही है, राइट। एंड सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नोन एज एक्सेप्टर लिगेंड्स, ग्राही लिगेंड कहलाते हैं। ओके, और जबकि यहां पर आप देखेंगे तो सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज व्हाट, लिगेंड टू मेटल पाई बॉन्डिंग, है ना। क्यों, क्योंकि लिगेंड के पास फ्री ऑर्बिटल है और मेटल के पास भी क्या है, वेकेंट है। ओके, एंड सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आप क्या देखेंगे कि लिगेंड क्योंकि डोनर डोनेट कर रहा है तो दे आर नोन एज डोनर लिगेंड्स, क्या कहलाएंगे, दाता लिगेंड कहलाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर आप ये क्लास ए की मेटल का सीओ के साथ डायग्राम बनाएंगे तो भी आप बना सकते हैं। देखिएगा किस तरह से बनाएंगे, उसमें आपको क्या करना है,
उसके आगे क्योंकि मेटल क्लास बी की है तो उसके पास में क्या है बताइए, फील्ड डी ऑर्बिटल है। क्या है? फील्ड डी ऑर्बिटल जो मैंने बना दी, दिस इज द फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ क्लास बी मेटल। ओके, अब मैंने क्या कहा, CO जो लिगेंड है ये सबसे पहले सिग्मा बनाएगा और ये इसकी पाई एंटीबॉडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज वेकेंट। क्या है? जो कि खाली। सो दिस इज वेकेंट pi antibody molecular orbital of CO and this is filled d orbital of metal ion। क्लियर है बोलो? तो आप देखेंगे कि ये भी मेटल टू लिगेंड pi bond formation है and here CO is also acting as an acceptor ligand। ओके, तो आप कुल मिलाकर के देखिएगा कि जो मैंने सेकंड पॉइंट किया वो क्या था। सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जब भी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी को तो क्लास ए की जो मेटल होती है वो क्लास ए के लिगेंड के साथ और क्लास बी की जो मेटल्स होती है वो क्लास बी के लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स क्यू बनाती है। ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, राइट। थर्ड पॉइंट हमने क्या लिया था? थर्ड हमने लिया था इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ मेटल आयन, यानी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास related with metal ion and that is the electronic configuration of metal ion। यानी किसी भी संकुल का स्थायित्व धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जनरली जिनका विन्यास D1 से लेकर D6 होता है, नोट करना बच्चों, जिनका विन्यास D1 से लेकर D6 होता है, दे जनरली प्रीफर टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान से सुनिएगा, वो साधारणतया अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बनने में सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलती है। ओके, जिनका विन्यास D8 होता है वो जनरली स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड बनाते हैं, वो वर्गीय समतलीय संकुल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वर्गीय समतलीय संकुल बनाते हैं तो उनके बनने में सफिशिएंट अमाउंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलती है, राइट। जैसे सपोज निकेल +2 ये जनरली स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। ओके, नाउ जिनका विन्यास D9 होता है जे जनरली फॉर्म्स टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिनमें सपोज ऑक्टाहेड्रल में तुम्हें पता है 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे होते हैं, 2 वाई पर होते हैं और एक ऊपर और एक नीचे होता है ना। तो आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जो 6 लिगेंड होते हैं वो बराबर दूरी पर होते हैं मेटल आयन के, राइट। लेकिन जो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कैसे? जिसमें जेड एक्सिस के जो लिगेंड होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं और जो मेटल की जेड एक्सिस की लिगेंड के साथ दूरी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद द लिगेंड्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, है ना। एक्स और वाई की तुलना में उनकी दूरी थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो कहलाते हैं टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहलाते हैं? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस। टेट्रागोनल भी कह सकते हैं, गोनल डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्सेस, यानी हिंदी में कहते हैं द्विसमलंबाक संकुल। क्यों? क्योंकि 2 जो एक्सिस होती है वो थोड़ी बराबर में लंबी हो जाती है और एक्स और वाई एक्सिस की लिगेंड थोड़ा पास आते हैं। अगेन क्योंकि जब इनका फॉर्मेशन होता है तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी निकलती है एंड दैट दिस इफेक्ट इज नोन एज जॉन टेलर इफेक्ट। ओके, नाउ अगर कंफिगरेशन D10 होता है, दे प्रीफर टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो वो जनरली चतुष्फलकीय संकुल बनाना पसंद करते हैं क्योंकि उसके बनाने में सफिशिएंट अमाउंट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकलती है। क्लियर है बोलो? यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि हर कंफिगरेशन के अकॉर्डिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग अलग है और यही रीजन है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग होता है तो ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है। जनरली 1 से 6 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुल बनाते हैं, D8 विन्यास वाले वर्गीय समतलीय बनाते हैं, D9 वाले द्विसमलंबाक्ष बनाते हैं दैट इज ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड एंड D10 वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, राइट।
यहाँ पर एक चीज मैं जो और कहना चाहूंगी आपको वो ये है कि जनरली ये भी देखा गया है कि हमारे पास अगर हम देखें कि जो मेटल आयन है उसका कंफिग्रेशन कैसा है। देखो आप नोट करना, मैं आपको ये कंफिग्रेशन दे रही हूँ N-1s2p6। बताइए ये कैसा कंफिग्रेशन है। दिस कंफिग्रेशन इज जस्ट लाइक इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस लाइक कंफिग्रेशन है ना, अक्रिय गैस के समान विन्यास हो गया N-1s2p6, राइट। नाउ इसे ध्यान से देखिएगा, S2p6D10 क्या कहेंगे आप इसे। दिस कंफिग्रेशन इज लाइक स्यूडो इनर्ट गैस कंफिग्रेशन, यानी छद्म अक्रिय गैस विन्यास, है ना। यही है, क्यों कहते हैं इसको स्यूडो अक्रिय गैस विन्यास, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है ना, लेकिन इस विन्यास की कोई अक्रिय गैस नहीं है, राइट। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, स्यूडो इनर्ट गैस कंफिग्रेशन, राइट। अब आप ये ऑब्जर्व किया गया कि जिनका विन्यास सूडो इनर्ट गैस की तरह होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिनका विन्यास सूडो इनर्ट गैस की तरह होता है उसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है ना। और क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, यानी उसकी ध्रुवित करने की क्षमता ज्यादा होती है, तो फाजर्स रूल के अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ध्यान से सुना इस पॉइंट को, क्या वर्ड बोला मैंने कि जिनका विन्यास छद्म अक्रिय गैस के समान होता है, सूडो इनर्ट गैस के समान होता है, उनकी पोलराइजेशन पावर ध्रुवित करने की क्षमता इनके कंपैरिजन में, किनके कंपैरिजन में, जिनका विन्यास इनर्ट गैस की तरह हो, ये वाला, उसकी तुलना में ज्यादा होती है। और क्योंकि इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, सो अकॉर्डिंग टू फाजर्स रूल दे फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, राइट। इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर इफ यू कंपेयर सोडियम एंड कॉपर, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सोडियम और कॉपर को कंपेयर करें तो वो आप क्या देखेंगे, बोथ आर हैविंग द सेम चार्ज, दोनों पर आवेश सेम है, लेकिन क्या अंतर है कि इसका विन्यास तो इनर्ट गैस की तरह है ना, इनर्ट गैस की तरह इसका विन्यास हो गया, जबकि इसका विन्यास सूडो इनर्ट गैस की तरह है, और इसीलिए इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है और इसके संकुल ज्यादा स्टेबल होते हैं। कभी कोई एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चन में पूछे तो आप समझा सकते हैं कि कॉपर +1 के कॉम्प्लेक्स सोडियम प्लस की तुलना में क्यों ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू द सूडो इनर्ट गैस कंफिग्रेशन, दे आर हैविंग मोर पोलराइजेशन पावर एंड फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलरली आप एग्जांपल लें, कैल्शियम +2 एंड कैडमियम +2, द सेम रीजन इज देयर, क्या कि कैल्शियम में इनर्ट गैस की तरह विन्यास है और कैडमियम में सूडो इनर्ट गैस की तरह है, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है कैडमियम वाला एज कंपेयर टू कैल्शियम +2, ओके।